हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं राहुल मिश्रा एग्जाम ट्री यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल आने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आप पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बनती है। और हाँ फ्रेंड्स, अभी पढ़ाए गए आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं शाम में 6 बजे आपको एक शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से रिवीजन करवाता हूँ। तो अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए शाम में 6 बजे हमारे साथ जरूर जुड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन को अपने मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट्स है कि ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको खुद से वादा करना है कि आपको इस बार 2022 में गवर्नमेंट जॉब लेकर रखनी है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, खुद से वादा करो, किसी और से वादा नहीं। जब आप खुद से वादा किया हुआ वादा भी तोड़ दोगे तो आप सोचो ज़िंदगी में क्या कर पाओगे। तो अपने आप से वादा करो और उस वादा को पूरा करने का भरसक प्रयास करो। जी हाँ फ्रेंड्स, और हमेशा टारगेट्स को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। ना कि आप ये सोच लो कि आपको एक महीने में पूरे ये टारगेट अचीव करने हैं। आप डे बाय डे टारगेट अचीव करो और डे बाय डे टारगेट बनाते जाओ। डे बाय डे बनाओ, डे बाय डे अचीव करो। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसा नहीं बनाना है कि आप भारी टारगेट बना लो कि मुझे 2 महीने में पूरे सिलेबस खत्म करने हैं, तो वैसा टारगेट नहीं। आप एक चैप्टर का टारगेट बनाओ कि मुझे 2 दिन में करने हैं। एक टॉपिक का टारगेट बनाओ कि मुझे इतने घंटे में करने हैं। इस तरह से पढ़ोगे तो पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता के अंतर्गत बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो जीता है आपके नवदीप कौर ने। भारत की नवदीप कौर ने बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड 2022 जीता है। और ये जो आपको तस्वीर में दिख रही है, यही है आपकी नवदीप कौर। और इनको इसी ड्रेस के लिए बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। ये जो ड्रेस पहन रखी है, यही ड्रेस के लिए। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मिसेज वर्ल्ड 2021 पेजेंट जनवरी 15 2022 को लॉस वेगास, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। विजेता जो बनी मिसेज अमेरिकन साइलिन फोर्ड, यानी कि साइलिन फोर्ड मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी। यूएस के लॉस वेगास में हुई मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में ओडिशा की नवदीप कौर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भले ही नवदीप मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब पाने से चूक गई, लेकिन नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड में उन्होंने अपनी खास ड्रेस से जजों का दिल जीत लिया। नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड अपने नाम करने वाली नवदीप की ड्रेस कुंडली चक्र से प्रेरित थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड में जो नवनीत की ड्रेस थी वह किस टाइप की ड्रेस थी? तो कुंडलिन चक्र से प्रेरित थी। नवदीप की ड्रेस की गोल्डन ड्रेस को मशहूर फैशन डिजाइनर एगी जैस्मिन ने डिजाइन किया था। तो किस डिजाइनर का नाम क्या था? एगी जैस्मिन। तो यह भी आप पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि एगी जैस्मिन को बहुत ही अतरंगी किस्म की ड्रेसेस को डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ड्रेस के जरिए नवदीप को नागिन का लुक दिया था। नवदीप को कौन सा लुक दिया गया था? तो नागिन का लुक दिया गया था। तो 3 पॉइंट आप याद रखिएगा कि नवदीप को कौन सा लुक दिया गया था? तो नागिन को लुक दिया गया था। उनके ड्रेस का डिजाइनर कौन था? तो एगी जैस्मिन उनके ड्रेस का डिजाइनर था। और उनका ड्रेस किस प्रकार का था? तो कुंडली चक्रनुमा उनका ड्रेस था। तो ये 3 पॉइंट इस क्वेश्चन से और भी याद रखिएगा। अब चलिए आपके एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो जीता है मेघा राजगोपालन ने। भारत की सबसे कम उम्र की युवा मेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये पहली भारतीय महिला है आर्या राजेंद्रन, जो कि भारत की सबसे कम उम्र की युवा मेयर है, जो कि तिरुअनंतपुरम में है। जापान ने किस भारतीय महिला को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया है? तो श्यामला गणेश को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो क्लेयर पोलोसॉक पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी है। और ये कहाँ की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। और ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति है। और महिला के रूप में याद करें तो पहली महिला उपराष्ट्रपति है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको कराए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में दुनिया का पहला इन्फिनिटी सिंबल वाला इन्फिनिटी ब्रिज पुल कहाँ बनाया गया? यानी कि दुनिया का पहला इन्फिनिटी सिंबल वाला इन्फिनिटी ब्रिज पुल कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका दुबई में। दुबई में दुनिया का पहला इन्फिनिटी सिंबल वाला, इन्फिनिटी का सिंबल कैसा होता है? ऐसा, ये इस प्रकार का सिंबल का ब्रिज बनाया गया, यानी कि पुल बनाया गया है। कहाँ पे? ये बनाया गया आपके दुबई में बनाया गया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दुबई में ट्रैफिक के लिए शुरू हुआ इन्फिनिटी ब्रिज पुल, जो कि पुल में इन्फिनिटी सिंबल की आकृति वाला आर्च, दुबई ने रविवार को पहली बार ट्रैफिक के लिए अपना इन्फिनिटी ब्रिज पुल खोल दिया। इन्फिनिटी ब्रिज में इन्फिनिटी सिंबल की आकृति वाला आर्च है जो दुनिया की असीमित महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। इस पुल पर साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए रास्ता समेत हर दिशा में 6 लेन है और दोनों दिशाओं में 24,000 वाहन प्रति घंटा चल सकते हैं। तो कौन सा पुल बना है आपका? इन्फिनिटी पुल। देखिए इन्फिनिटी पुल कैसा, इन्फिनिटी का सिंबल कैसा होता है? ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। इन दोनों को सटा दे तो ये ना इन्फिनिटी बनता है आपका, इस तरह से, इस तरह से। तो इस तरह का आपका पुल बनाया गया है दुबई में। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ बनाया गया? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल आपका बनाया गया डेनमार्क में। विश्व का पहला डुअल मोड वाहन किसने लॉन्च किया? तो इसको जापान ने लॉन्च किया। दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन कहाँ बनाया गया? तो चीन में बनाया गया। विश्व का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ विकसित किया गया? तो सिनोन के दक्षिण कोरिया के सिनोन में विकसित किया गया। और विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहाँ बनाया गया? ये आपके सिंगापुर में बनाया गया। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2 और उससे मिलते जुलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सब क्वेश्चन को आप जरूर ही याद करिएगा, क्योंकि यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और ये सब पहले हो गए करंट अफेयर्स का रिवीजन भी हो जाता है, यानी कि पहले जो करंट अफेयर्स है वह आपका स्टैटिक जीके बन जाता है। तो उसी कारण मैं इन सारे क्वेश्चन को रखता हूँ। मेरा मोटिव रहता है आपको करंट रटना नहीं पड़े, आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के निम्नलिखित में से किस कृषि विश्वविद्यालय ने जई, गेहूं, चावल और नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की है? तो विकसित की है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि JNKVB ने जई, गेहूं, चावल और नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने जबलपुर ने जई, गेहूं, चावल और नाइजर फसल की नई किस्में विकसित की, जो कि अन्य राज्यों में भी उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इसने जई और गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 और नाइजर की 3 किस्में विकसित की। जई की 2 नई किस्मों में JO05, 304 महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। तो ये नई किस्में कौन विकसित किया है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि कृषि मंत्री कौन है हमारे प्रेजेंट टाइम के? तो नरेंद्र सिंह तोमर हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री है। और यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि जुलाई 2021 का आपका करंट अफेयर्स बना था। क्या क्वेश्चन है आपका कि काले अमरूद का उत्पादन किसने शुरू किया? तो काले अमरूद का उत्पादन बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने शुरू किया। तो यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में यह पूछ सकता है कि काले अमरूद का संबंध किससे है। वहां पे आपके राज्य के रूप में 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको टिक करना होगा कौन सा राज्य? बिहार। ठीक है। और अगर बिहार का नाम आ ही गया है तो अभी नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक जारी किया था। ठीक है, गरीबी सूचकांक जारी किया था, तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो आपका सबसे गरीब राज्य में बिहार था। और सबसे कम गरीब राज्य तो वह है आपका केरल, यानी कि सबसे अमीर राज्य आपका केरल है। अमीर राज्य तो नहीं बोले, लेकिन सबसे कम गरीब राज्य आपका केरल है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। जनवरी 2022 में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल किसने जीता है? तो इसको जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। सनराइज इंडिया ओपन पुरुष एकल का फाइनल जीत लिया है। आइए इसकी व्याख्या देखिए। लक्ष्य सेन ने 16 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में पुरुष एकल फाइनल में अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता है। विश्व चैंपियन के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन ने शिखर मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन सिंगापुर के लोह किन यू को 24-22, 21-17 से हराया। महिला एकल फाइनल में थाईलैंड की बुसानन ओग बामरुंग फान, आप बहुत बड़ा नाम है, नाम देखिए आपका, बुसानन ओंग बांगरुंग फान ने
सुपीदा नेटथोंग को हराया। यानी कि पुरुष एकल में, देखिए पुरुष एकल में किसने खिताब जीता है, तो पुरुष एकल में खिताब जीता है आपके लक्ष्य सेन ने, और महिला में बुसानन ओंगबांग मरुंग गफान ने जीता है। तो यह दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, दोनों पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि योनेक्स इंडिया ओपन की शुरुआत कब हुई थी। तो योनेक्स इंडिया ओपन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 2008 में। चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गुना स्वर्ण पदक यानी कि 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो इसे जीता है नीतीश कुमार ने। और चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी, तो मैंने आपको पढ़ाया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, तो है आपके किदम्बी श्रीकांत। नंदू नाटेकर का संबंध किससे है, तो नंदू नाटेकर का संबंध जो है यह बैडमिंटन से है। और यह क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंदू नाटेकर का जो निधन हो गया है 2021 में। आपको बता दें कि नंदू नाटेकर सन 1986, कब, सन 1986 में ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे, ठीक। और ये बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने सन 1986 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था। नंदू नाटेकर भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी थे जिन्होंने सन 1986 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था, और इनका हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा नंदू नाटेकर का संबंध किससे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, फोर्ब्स की सबसे सर्वाधिक कमाई वाली शीर्ष 10 महिलाओं की खिलाड़ी में वर्ष 2021 में निम्न में से किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है आपके नाओमी ओसाका को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाओमी ओसाका। और अगर महिलाओं की बात आई है तो विश्व की 100 पावरफुल महिलाओं में आपके टॉप 10 में कौन सी एक भारतीय महिला का नाम शामिल है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सी भारतीय महिला है, मैंने आपको इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस नृत्य शैली में प्रसिद्ध थे, तो वे कथक नृत्य शैली में प्रसिद्ध थे। और आपके लिए यहाँ भी मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, यानी कथक किस राज्य का नृत्य है आपको बताना है। और पंडित बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य के भगवान कहे जाते थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि कल 16 जनवरी को उनका निधन हो गया है, परसों 16 जनवरी को निधन हो गया है। और ये कथक के महान आपके नृत्य शैली में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कथक दिग्गज बिरजू महाराज का जनवरी 2022 में निधन हो गया। बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें उनके 2 चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज और उनके पिता एवं गुरु अच्छन महाराज शामिल हैं। उन्हें 1986 में पद्म विभूषण सहित प्रदर्शन कला में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा एग्जाम में कि बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिया गया था। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण पुरस्कार सन 1986 में दिया गया था। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपके लिए और सारे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि पुरस्कार इन्हें मिले हैं उनको मैंने एक जगह सजा रखा है, जो कि आपको एग्जाम स्पेशल में मैं करवा रहा हूँ। एग्जाम स्पेशल में आपका है नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज पुस्तक। यह पुस्तक का एक नाम है नृत्य सम्राट पंडित बिरजू महाराज। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह पुस्तक जो लिखी गई है नंद किशोर कोपटे द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, नंद किशोर कोपटे के द्वारा लिखी गई है। और यह क्या है, तो बिरजू महाराज की जीवनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बिरजू महाराज द्वारा प्राप्त पुरस्कार की लिस्ट है। यहाँ पे देखिए आप, इनको 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, सन 1964 में। उसके बाद सन 1986 में कृष्ण गण सभा द्वारा नृत्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला, और सन 1986 में ही इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया है। उसके बाद सन 1987 में कालिदास सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया, और वर्ष 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया पंडित बिरजू महाराज को। तो इन पुरस्कारों की लिस्ट आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही जाने माने हस्ती थे बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो यह किया जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश के राज्य में। आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताऊं कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में आइस स्केटिंग रिंग में आयोजित की गई। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मेगा इवेंट के प्रतिभागियों में हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, लद्दाख, आईटीबीपी लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली की टीमें भी शामिल हैं। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ? 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप तो आयोजित हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर डाक टिकट जारी किया है? तो हमारे प्रेजेंट टाइम के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड-19 टीकाकरण की जो वैक्सीनेशन है इसकी 1 वर्ष पूरे होने पर इस पर एक डाक टिकट जारी कर दिया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 16 जनवरी 2022 को भारत के राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर स्मृति स्वरूप एक डाक टिकट जारी किया। अर्थात जो 1 वर्ष पूरा हुआ वर्ष 2022 में हुआ, यानी कि अब से यह भी क्वेश्चन कहीं बन सकता है कि कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कब की गई? तो 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें कि 18 वर्ष से ऊपर के 93% लोगों को पहली खुराक लगाई गई और 70% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है अभी भारत में। भारत जो है भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। आइए अब आपके लिए एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है कि कोविड-19 का पहला टीका किस भारतीय को लगा? तो मनीष कुमार जो कि एम्स के स्वास्थ्य कर्मी थे, उन्हें कोविड-19 का पहला टीका लगाया गया। कोविड-19 के इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली किस देश ने विकसित की? तो यह इंग्लैंड ने विकसित की और गोली का नाम क्या है? मोलनुपिराविर टैबलेट गोली का नाम है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का आधिकारिक नाम क्या है? तो B.1.1.1.529 इसका आधिकारिक नाम है। महाराष्ट्र के कोविड वैक्सीन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सलमान खान को महाराष्ट्र सरकार ने अपने कोविड वैक्सीन राजदूत के रूप में नियुक्त किया। ये कोविड वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए महाराष्ट्र में नजर आएंगे, महाराष्ट्र के क्षेत्रीय टीवी चैनलों पर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो यह जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। ये राष्ट्रीय ध्वज सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा है और ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज है। तो यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 225 फीट और चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 150 फीट। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज किस देश ने लहराया? तो भारत ने लहराया। और भारत के किस जगह पर लहराया गया? तो जम्मू कश्मीर में लहराया गया, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 225 फीट इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 150 फीट इसकी चौड़ाई है। और इस राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसके द्वारा किया गया? तो इस राष्ट्रीय ध्वज को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार किया गया। और खादी ग्रामोद्योग की जैसे ही बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सन 1956 के एक्ट के तहत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यह क्वेश्चन याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ लहराया गया? तो अगर देश पूछे तो भारत, अगर जगह पूछे तो जैसलमेर, अगर राज्य पूछे तो JNK अर्थात जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज, जिसे हम पासेक्स अभ्यास के नाम से भी जानते हैं, इसका अभ्यास किया? तो यह आपके की रूस के सेना के साथ भारतीय नौसेना ने पैसेज अभ्यास किया। यानी कि आपको तो पता ही है कि पैसेज अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और रूस के बीच होता है, हमेशा आयोजित होता है। तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपका स्टैटिक जीके अगर अच्छा होगा तो यह क्वेश्चन आपके लिए करंट नहीं बनेगा, यह आपके लिए स्टैटिक जीके बन जाएगा। तो चलिए मैं आपसे रूस से रिलेटेड कुछ आपको बता देता हूँ कि युद्ध अभ्यास कौन कौन है। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि रूसी जहाज एडमिरल ट्यूबर्स और INS कोच्चि ने 14 जनवरी को अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया। तो
भारत की तरफ से कौन सा जहाज था? तो आईएनएस कोच्चि। और रूस की तरफ से एडमिरल ट्यूबनस। और यह अभ्यास कहाँ हुआ? तो अरब सागर में हुआ। कौन अभ्यास? पैसेज अभ्यास। किसके किसके बीच? भारत और रूस के बीच हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यह अभ्यास किस लिए होता है? तो यह अभ्यास आयोजन दोनों नौसेनाओं के बीच सामंजस्य और आपसी क्रियाशीलता दिखाने के लिए किया गया था। मिसाइल क्रूजर वैराग और रूसी टैंक बोरिस बुटोमा ने भी इस अभ्यास में भाग लिया था। अब आइए आपके लिए एग्जाम स्पेशल, जो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है जो कि आप याद रखिएगा, कॉमनली पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो इंदिरा युद्ध अभ्यास तो ये तो हो गया आपकी भारत और रूस के बीच, जो कि क्वेश्चन से रिलेट करता था। और पैसेज युद्ध अभ्यास भी भारत और रूस के बीच होता है, जो कि ऊपर क्वेश्चन में है। फिर आपके लिए क्वेश्चन है कि शक्ति, वरुण, गरुड़, एक्स डेजर्ट नाइट, ये युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत एवं फ्रांस के बीच होता है। फिर मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन कौन से देश भाग लेते हैं? तो मालाबार युद्ध अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये कुल 4 देश भाग लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।